नमस्कार, आई इंडिया एनालिसिस किधर जनमत में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। वोटिंग के बाद, मतदान के बाद अब सारा जो प्रोडक्शन है, सारा जो गुणा गणित है, वो अब 3 दिसंबर को लेकर है, जिस दिन नतीजे आना है। लेकिन उससे पहले जो राजनीतिक दल हैं अपने अपने तरीके से इसका एनालिसिस कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं और जीत के दावे कर रहे हैं। अगर भाजपा और कांग्रेस के इतर देखा जाए तो जो अन्य दल इस मैदान में रहे, 230 विधानसभा सीटों का जो चुनाव हुआ, उसमें बहुजन समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी, इन्होंने भी अपने उम्मीदवार, अपने कैंडिडेट खड़े किए। और ये माना जा रहा है कि प्रदेश की तकरीबन 20 से 25 ऐसी सीटें हैं जहां पर इनका असर हो सकता है, या इनके जो उम्मीदवार हैं कहीं जीत सकते हैं। अगर नहीं जीतते हैं तो बीजेपी और कांग्रेस का जो गुणा गणित है वो बिगाड़ सकते हैं। और यही कारण है कि ये भी खबर है कि नज़र तो ऐसी जगहों पर भी है, खासतौर पर विंध्य की बात कर लें, हम बुंदेलखंड की बात करें या फिर हम बात करें ग्वालियर चंबल की, यहाँ पर कुछ ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर जो गुणा गणित है वो अभी से साधा जा रहा है। हालांकि दावे दोनों तरफ से है। सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी का भी दावा है कि हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं, कांग्रेस भी यही दावा कर रही है। तो आज इसी पर किधर जनमत जाएगा, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ में हैं। सबसे पहले पूरे पैनल के पास में चलूंगा, उनका परिचय कराऊंगा, फिर हम इस चर्चा को, इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। तो निर्दलीय और बागियों पर भी नजर रखी जा रही है। जिस तरह से मैंने कहा कि 20 से 25 ऐसी सीटें, हमारे साथ में 2 मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में गुंजन चौकसी जी, मीडिया पैनलिस्ट, भारतीय जनता पार्टी। स्वागत करूंगा गुंजन जी आपका। हमारे साथ में प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस डॉक्टर संदीप सबलोग जी। संदीप जी आपका स्वागत करता हूं। और सबसे पहले गुंजन जी मैं आपके पास में आता हूं कि अब चूंकि जनता ने अपना काम कर दिया है, वोटर ने वोट डाल दिया है, 3 दिसंबर का अब इंतजार है जिस दिन नतीजे आएंगे। लेकिन अभी से दावे किए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का भी दावा है कि हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं। इस दावे के पीछे कौन सी ऐसी चीजें जिसको लगता है कि नहीं, एक बार जनता फिर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रही है? देखिए राजीव जी, वो दावा सिर्फ और सिर्फ जनता के उल्लास को देखकर ही बनता है। और ये उल्लास जनता का आया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास कार्य किए हैं पिछले 20 वर्षों से, भारतीय जनता पार्टी निरंतर अपनी जनता की सेवा और विकास में लगी हुई है। और वो जनता में दिखता है, वो उल्लास दिखा है। और आज नहीं दिखा, ये उल्लास जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान ही दिख गया था, जब जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ा था, भारतीय जनता पार्टी पर अपना आशीर्वाद देने के लिए उमड़ा था, जो प्यार और सम्मान जनता का मिला है। और वहीं से ये आंकड़ा लगाया जा सकता है। और अगर हम वोटिंग को भी देखें तो जितने अच्छा प्रतिशत वोटिंग का देखने को मिला है, महिलाओं का जो प्रतिशत देखने को मिला है, उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी निरंतर जनता को सेवा अपनी देती रहेगी, अपनी लाडली बहनों को उसी तरह सम्मान और प्यार देती रहेगी जैसा वो करती आ रही है। महिला को सशक्त करने में अपनी आगे भी भूमिका निभाती रहेगी, युवा को और आत्मनिर्भर बनाने में अपनी भूमिका निभाती रहेगी, किसान के कल्याण में अपनी भूमिका निभाती रहेगी और गरीबों के उत्थान में अपनी भूमिका निभाती रहेगी। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 18 वर्षों में मध्य प्रदेश की जनता से जो प्यार और लगाव किया है, वो इसी तरह बरकरार रहेगा। चलिए गुंजन जी के पास दोबारा आऊंगा। इस बीच रमेश शर्मा साहब, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश जी स्वागत करता हूं आपका। सीधे डॉक्टर संदीप सबलोग जी के पास में आता हूं। डॉक्टर संदीप सबलोग जी, अगर भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि जो उत्साह था, जो उमंग था, जो उल्लास था, और यही कारण है, उसको पूरी उम्मीद है कि एक बार फिर जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ही चुनेगी। वही अगर हम कांग्रेस की बात करें तो आप भी लगातार तैयारी कर रहे हैं और आपके नेता तो यहाँ तक कह रहे हैं कि लिस्ट बना के रखो, किस अधिकारी ने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया, हमारी जब सरकार आएगी तो हम देखेंगे। ये इतना आत्मविश्वास, इतना कॉन्फिडेंट किस तरह से? राजेश भाई, हमारी बहन अभी जो कह रही थी बात कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनने जा रही है,
मैं उनको बधाई देता हूं, उनका स्वागत करता हूं इस बात के साथ कि दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। जिसको ये उत्साह कह रही है, ये आक्रोश था। ये आक्रोश था प्रदेश के नौजवानों का, जो पटवारी परीक्षा और व्यापम में घोटाला हुआ, प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ी। ये आक्रोश था उन मातृशक्ति का जिनके साथ महंगाई को लेकर जो धोखेबाजी हुई। ये लाडली बहना योजना, जिसका लाभ इन्होंने लगभग 50% महिलाओं को भी नहीं दिया, और कमलनाथ जी ने प्रत्येक महिला को 18 साल से ऊपर वाली 1500 रुपए देने का जो वचन दिया, जो 500 रुपए का गैस सिलेंडर देने की बात की, 100 यूनिट बिजली माफ और 200 यूनिट हाफ की बात की, ये इस बात का उत्साह था और सरकार के प्रति आक्रोश था कि भारतीय जनता पार्टी ने ना सिर्फ किसानों को, ना नौजवानों को, ना सिर्फ महिलाओं को, ना सिर्फ सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों को धोखा देने का काम किया है। ये इस बात का आक्रोश था। और जो प्रतिशत बढ़ा है, ये हमेशा से कहा जाता है, राजनीति विज्ञान का अध्येता होने के नाते आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब जब मतदान का प्रतिशत बढ़ता है, ये साफ संदेश देता है कि सरकार के प्रति आक्रोश है। जहां तक महिलाओं के परसेंटेज की बात है, तो मध्य प्रदेश के बहुत सारी सीटों का मैंने एनालिसिस किया है राजेश जी, तो महिलाओं का प्रतिशत घटा है। तो इसका क्या परिणाम निकाला जाए, इसका क्या अंदेशा निकाला जाए कि महिलाओं का परसेंटेज क्यों घटा। दूसरी बात, आप देखिए राजधानी भोपाल में या महानगरों में भी प्रतिशत घटा है, तो ये सरकार के प्रति उदासीनता का परिचायक है। और निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में प्रबल बहुमत के साथ बन रही है। एक बात मैं आपके इस चैनल के माध्यम से दावे के साथ कह सकता हूं, वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी की भी इसमें मैं सहमति चाहूंगा कि मध्य प्रदेश की 3 तारीख को जो चुनाव परिणाम की गिनती शुरू होगी, तो पूरे मध्य प्रदेश की 230 में से 230 विधानसभा सीटों पर पहले राउंड में कांग्रेस पार्टी अपना परचम लहराते हुए बढ़त को हासिल करेगी। इस बात का चलिए, पहले डॉक्टर संदीप सवलोक जी, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास में आऊंगा। और जिस तरह से आपका दावा है महिलाओं को लेकर, आप कह रहे हैं हालांकि वोट परसेंटेज भले कुछ ऐसी सीट्स हो सकती हैं कि जहां पर वो ना हो। मैंने भी पूरा टैली देखी है, लगभग कई ऐसे स्थान हैं कि अगर 2018 से हम कंपैरिजन करें तो लगभग सिमिलर नज़र आ रहा है। कहीं कहीं पर कुछ परसेंटेज महिला वोटर को बढ़ा। मैं सीधे रमेश जी के पास में आता हूं। रमेश जी, जिस तरह से अब इंतजार 3 दिसंबर का है, लेकिन अब चूंकि वक्त है, हम भी लगातार इस पर अब चर्चा लगातार करते रहेंगे कि क्या कुछ। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर और कांग्रेस अपने स्तर पर अपने अपने दावे है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या इतना जिस तरह से चीजें जो हैं, क्या इतना इजी या इतना आसान दिख रहा है दोनों के लिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए, या फिर जिनका जिक्र हम कर रहे हैं कि 20-22 सीटें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं जहां पर बहुजन समाजवादी पार्टी रही, समाजवादी पार्टी रही, आम आदमी पार्टी रही, वो चीज खेल बना सकती हैं, बिगाड़ सकती हैं। राजेश जी, यहाँ पर तीनों बातें एक साथ हैं जी। इसमें कोई शक नहीं कि महिलाओं का मतदान का प्रतिशत अधिक हुआ है। और ये जो महिलाओं का मतदान का प्रतिशत है, ये कहीं ना कहीं लाडली बहना योजना के कारण इसका लाभ भाजपा को मिल सकता है। लेकिन वहीं इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता, युवाओं के भीतर कहीं ना कहीं सरकार के प्रति रोष भी रहा है। अगर युवाओं का मत प्रतिशत बढ़ा होगा तो उसका लाभ कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिलेगा। ये दो बात अपनी जगह सही है। अब कितने प्रतिशत महिला, ये जो तय होगा, ये तो अब भविष्य में तय होगा, इसको हम आज उसमें कुछ नहीं कर सकते। एक बात तो ये हुई। दूसरी एक और बात इस परिणाम का जो हम देख सकते हैं, खास तौर से इस बात का परिणाम का, इसमें कोई शक नहीं कि इस समय इस बार जो परिणाम आया है वो नगरों में मतदान का प्रतिशत कम हुआ है, तो नगर में कम हुआ और गांव में मतदान का प्रतिशत बहुत ज्यादा हुआ है। तो ये जो मतदान का प्रतिशत है, ये भी थोड़ा सा आश्चर्यजनक हमको दिखा रहा है। तो कहने का अर्थ यह है कि जिस तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान हमने ये देखा कि मतदाता में साइलेंट था, मतदाता में चुप्पी थी, वो चुप्पी इस बार के परिणाम के कैलकुलेशन में भी बराबर इस बात की चुप्पी दिखती है। एक और बात जो मुझे लगती है, जैसे भोपाल में अगर मतदान का प्रतिशत कम हुआ है, इसका लाभ की संभावना, जो मेरा आकलन है, उसका लाभ की संभावना कांग्रेस को है। इंदौर में जो मतदान का प्रतिशत कम हुआ है, उसमें लाभ की संभावना मुझे भाजपा की दिखती है। 20-22 सीट जिनकी आपने चर्चा की है, जो तीसरी शक्तियां हैं या कहीं ना कहीं जो विद्रोही हैं, वो कुल मिलाकर के परिणाम में उलटफेर बहुत ज्यादा करेंगे। इन विद्रोहियों के कारण जिसको नहीं जीतना था, उसके बजाय वो उसको जीत जाएगा। ये जो कुल मिलाकर के स्थिति बन रही है, कहीं ना कहीं
मध्य प्रदेश में चुनाव की, तो ये जो बहुत आश्चर्यजनक तरीके से है। लेकिन फिर भी दोनों का जो आत्मविश्वास है उसकी प्रशंसा करनी होगी और अभी हमको 3 तारीख का इंतजार करना होगा। एक बात और मुझे लग रही है राजेश जी, विंध्य में और बुंदेलखंड में भाजपा की सीटें कुछ कम हो सकती हैं, लेकिन मालवा में भाजपा की सीटें जो हैं वो बढ़ सकती हैं। महाकौशल में स्थिति लगभग यथा स्थिति जैसी रह सकती है। अब सारा दारोमदार ग्वालियर चंबल संभाग में जो नेक टू नेक फाइट हुई है उस पर निर्भर करेगा कि परिणाम क्या होगा। चलिए, ग्वालियर चंबल, और ग्वालियर चंबल की अगर हम बात करें तो 2018 में कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका फायदा मिला था। ज्योतिरादित्य सिंधिया वो उस समय कांग्रेस में थे, अब भारतीय जनता पार्टी के पास में है। मैं जब आऊंगा डॉक्टर संदीप सबलोग जी के पास में तो ये बात करूंगा, सीधे गुंजन चौकसे जी के पास में आता हूं। गुंजन जी, जिस तरह से डॉक्टर संदीप सब लोग कह रहे हैं कि जिसको आप उत्साह उल्लास कह रहे हैं वो आपके लिए नहीं है, वो तो हमारे लिए है। राजेश जी देखिए, ये तो किसी से नहीं छुपा और जनता से नहीं छुपा है कि कांग्रेस झूठ और फरेब की दुकान चलाती है। पर आज मुझे बहुत आश्चर्य है कि आप इस जैसे प्रतिष्ठित चैनल पे भी अगर प्रवक्ता कांग्रेस के एक झूठे आंकड़े बता रहे हैं टेलीविजन पे, तो ये बहुत ही आश्चर्य और दुख वाली बात है। आप कम से कम उन बहनों का तो सम्मान करते संदीप जी, जो अपने घरों से निकली थी, जिन्होंने अपने संविधान के अधिकारों का उपयोग किया था, जिन्होंने वोट डाला था। आपने तो पहले ही फैसला कर लिया कि उनका वोट भारतीय जनता पार्टी के लिए डला होगा, इसलिए आपने उनका घर से निकालना ही नकार दिया। आपने तो कहा कि इस बार महिलाएं निकली नहीं घर से वोट डालने के लिए। आप एक बार आंकड़े चेक करें संदीप जी, आप जैसे एक सीनियर प्रवक्ता से थोड़ी उम्मीद इस तरीके की कम होती है। आप एक बार आंकड़े देखें, इस बार महिलाओं का मतदान बढ़ा है। हमने वरिष्ठ पत्रकार जी को भी सुना, उन्होंने भी बताया महिलाओं का इस समय मतदान में बढ़ोतरी हुई है। हमें उन्हें धन्यवाद देना चाहिए, हमें आभार व्यक्त करना चाहिए हमारी महिलाओं का कि उन्होंने अपने घर से निकलकर कदम उठाया, संविधान का अधिकार का उपयोग किया। और आपने तो पहले ही फैसला कर लिया कि हाँ भारतीय जनता पार्टी के हक में किया होगा, इसलिए आपने उसे नकार दिया। पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि मतदान का भी परसेंटेज इस बार गिरा है, तो संदीप जी फिर से बोलूंगी, एक बार आंकड़ा देखें। मतदान का परसेंटेज अगर मैं भोपाल में भी एक बात करूं स्पेसिफिकली, तो बड़ा है पिछले चुनाव से, 1% बड़ा है, लेकिन बड़ा है। तो देखिए, मतदान जनता ने उल्लास के साथ किया है। हमें जनता का आभार व्यक्त करना चाहिए, हमें दुख नहीं जताना चाहिए या हमें झूठे आंकड़े नहीं टीवी पे पेश करने चाहिए, क्योंकि जो जनता आज आपको सुन रही है वो दुखी होगी कि अगर वो घरों से निकले और उन्होंने मतदान किया है, चाहे आपके हक में किया हो चाहे हमारे हक में किया हो, मतदान उन्होंने किया है, वो जरूरी था एक नागरिक होने के नाते। संदीप जी से जवाब ले, संदीप जी जवाब दे दीजिए। मुझे तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पे शर्म आती है कि बचकानी बुद्धि के लोगों को कैसे मीडिया पैनलिस्ट बना देते हैं। आप ना बिल्कुल भी टिप्पणी ना करें, पहले आंकड़े देखें, आप जाके आंकड़े देखें, उसके बाद इस तरीके की टिप्पणी करें। ये है कांग्रेस का असली चरित्र, ये है कांग्रेस का असली चेहरा। आपको महिलाओं से बात करने की ना तौर है, संदीप जी मुझे लगता है, मुझे असली चेहरा कांग्रेस का। मुझे संदीप जी लगता है, मुझे संदीप जी प्रवक्ताओं को जब महिला सम्मान नहीं पता, आपके प्रवक्ताओं को गुंजन जी, संदीप जी, गुंजन जी, संदीप मेरी बात सुन लीजिए। ऐसे चर्चा नहीं, बेहतर नहीं हो पाएगी। डॉक्टर संदीप सबजोली, मैं ये कहना चाहूंगा कि व्यक्तिगत टिप्पणी के बजाय जो कंटेंट पर जिस पर बात हो रही है, जिन आंकड़ों की बात हो रही है, जिन फैक्ट की बात हो रही है, उस पर संदीप की बात करिए। तो मुझे लगता है कि IND 24 पर एक बेहतर चर्चा हो जाएगी। ठीक है, अपने दावे संदीप जी बोल लीजिए। बेहतर जी, गुंजन जी मैं आ जाऊंगा। पहले जताना चाहिए थी जब मेरी इस प्यारी बहन ने मेरे ऊपर छीटाकशी की। मैंने आपसे कहा आंकड़ों पे बात करी, मैंने आप पे टिप्पणी नहीं करी। मैंने कहा आप आंकड़ों पे बात करें। डॉक्टर संदीप सबजोगी, चलिए मेरा सवाल इस बात को लेकर है, मेरा संदीप सबलोग जी इसमें, चलिए मैं अपनी डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। संदीप जी, मेरा इस बात को लेकर मेरे सवाल है कि क्या जिस तरह की जो स्थितियां परिस्थितियां दिख रही हैं, और रमेश जी भी वही कह रहे हैं कि इस बार तकरीबन 20 से 22 ऐसी सीटें हैं जो दोनों के लिए अहम होंगी, क्या कांग्रेस की नजर अब उस तरफ भी है कि अगर कहीं कुछ होता है, चाहे वो बसपा हो, चाहे सपा हो या फिर दूसरे दल हो, कि कहीं ना कहीं उनके लिए भी अभी से एक ग्राउंड तैयार कर लिया जाए? क्या स्ट्रेटजी इसको लेकर? राजेश जी, मेरा अपना ये मानना है कि मध्य प्रदेश में मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में,
जो राजनीतिक दल यहाँ पर छोटे मोटे चुनाव लड़ रहे हैं उनको बहुत ज्यादा कहीं सफलता हासिल होने वाली नहीं है। मेरा अपना अनुमान है कि समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो या आप पार्टी हो, तो आप पार्टी को तो मध्य प्रदेश में कहीं कोई सीट मिलने वाली नहीं है। बसपा और सपा की हम सोच सकते हैं कि शायद एक एक दो सीटें ले ले, इससे परिणाम पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जिस तरह से जनमत इस चुनाव में निकल कर आया है, जिस तरह से लोगों ने कांग्रेस के प्रति विश्वास जताया है, भारतीय जनता पार्टी का 18 साल का लेकिन संदीप जी जिस तरह से आप कह रहे हैं ना, आपने बात की नारी सम्मान की, आप बात की, आपने गैस सिलेंडर की बात की, लेकिन इस तरह के जो प्रोडक्शन है कि नहीं, जो लाडली बहना लेकर आई बीजेपी सरकार, शिवराज सरकार, उसी का एक कारण रहा कि ये वोट परसेंटेज कितना भी बढ़ा हो, वोट परसेंटेज बढ़ा। मैं ये फिर कहूंगा, मेरे पास भी टैली है संदीप जी, मैं आज ही पढ़ रहा था पूरा, जब इस डिबेट से पहले, कि कई जगह ऐसा है कि वोट परसेंटेज महिलाओं का वहां पर बढ़ा है, पूरा डाटा मेरे पास में है। कुछ जगह पे कुछ सीटों पर कम है, कुछ जगह सिमिलर है 2018 को लेकर। तो ये कहा जा रहा है कि इसका फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिला है लाडली बहना योजना को लेकर। अब ये अलग बात है कि जब रिजल्ट आएगी किस साइड जाते, अलग बात है, क्या कहेंगे? पहली बात तो राजेश जी, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैंने शुरुआती दौर में ये कहा था कि कुछ जिलों में महिलाओं का प्रतिशत कम हुआ है, ठीक है ना। तो मेरी बात पे जो आरोप लगाया गया कि महिलाओं ने वोट करना शुरू नहीं किया, तो ये आरोप सुनने के पहले अपनी सोच को, अपनी शक्ति को इतना ठीक है, बढ़ चुके हैं, उससे आगे बढ़ चुके हैं संदीप जी। क्या कह रहा है संदीप जी, उससे आगे बढ़ चुके हैं। राजेश जी, आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस लाडली बहना योजना की आप बात कर रहे हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि 4 महीने पहले माननीय श्री कमलनाथ जी ने नारी सम्मान योजना का शुरू करने का वचन इस मध्य प्रदेश की जनता को दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे उस वचन की चोरी करके महिलाओं को गुमराह करने के लिए 1000 रुपए की योजना शुरू की। वो भी, उसमें भी क्राइटेरिया बना दिया कि सभी महिलाओं को नहीं मिलेगा। सारी बहनें लाडली नहीं है, सारी बहनों को जरूरत नहीं कि उन्हें आर्थिक रूप से संपन्न बनाया जाए। हमने तो प्रत्येक महिला को 18 साल से लेके ताउम्र उनको 1500 रुपए देने का वचन दिया है, और शायद यही कारण है कि महिलाओं ने कांग्रेस के लिए प्रबल रूप से मतदान किया है, जिसका परिणाम आपको 3 तारीख को आता हूं संदीप जी, सीधे रमेश जी के पास में आ जाता हूं। रमेश जी ने एक अहम बात कही थी कि वोटिंग परसेंटेज को लेकर कि शहरों में कहीं ना कहीं वोट परसेंटेज है वो कम हुआ है और ग्रामीण क्षेत्रों में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। रमेश जी, इसकी क्या वजह मान ली जाए? क्योंकि अगर हम जब कांग्रेस को देखते हैं तो कांग्रेस ने एक बार फिर किसानों की कर्ज माफी, दूसरी तरफ ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम, और इसके साथ ही वो भी एक नारी सम्मान की बात करते रहे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, कहीं ना कहीं लाडली बहना का लगातार जो हम जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने समर्थन मूल्य बढ़ाया। क्या चीजें हैं, क्या डिफाइन होगा इसमें कि ग्रामीण क्षेत्रों में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, शहरों में कम हो गया? क्या कहीं ना कहीं ओपीएस ने भी काम किया है इस चुनाव में? इस चुनाव में थोड़ी आश्चर्यजनक बात दिख रही है। जैसे मान लीजिए मैं भोपाल की बात करूं, तो भोपाल में अगर हम देखते हैं तो 5 सीटें जो हैं एकदम नगरीय सीट हैं, और बैरसिया और हुजूर जो है वो ऐसी सीट हैं जहां थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्र जुड़ा हुआ है। आप अगर देखें तो उन दोनों सीटों पर मतदान का प्रतिशत ज्यादा है और 5 सीट पर कम है। जैसे इंदौर में भी हम देखें तो इंदौर में जैसे महू की सीट है, इंदौर जिले का हिस्सा है महू, और महू को हम 2 भाग में बांट सकते हैं। मानपुर जो है वो ग्रामीण अंचल का क्षेत्र है और महू जो है वो नगरीय अंचल का क्षेत्र है। तो महू में जो अपेक्षा पर मतदान कम है और मानपुर में मतदान कम अपेक्षा पर ज्यादा है। जबलपुर में देखें, ग्वालियर में देखें, ये एक सिनेरियो पूरे मध्य प्रदेश में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि नगर में कम है। तो इसका मुझे जो कारण लिखता है, पता नहीं भगवान जी क्या सत्य क्या है, मुझे जो कारण दिखता है कहीं ना कहीं नौजवानों में, युवकों में थोड़ी सी निराशा रही, तो रोजगार को लेकर के रही हो, किसी से राजी नाराजी रही हो, तो नगरों का मतदान का प्रतिशत कम, मुझे एक बात तो ये लगती है। दूसरा, मुझे ये भी हो सकता है किसी कारण से दीपावली की छुट्टियों में लोग इधर उधर गए थे, अपने गांव से ना लौट पाए हो, ये कारण रहा हो। जो भी कुछ कारण रहा हो, एक तो ये रहा। एक बात मैं पिछली बार शायद अपनी बात को ज्यादा स्पष्ट नहीं कर पाया कि 20, 22 या 25 सीट में जो थोड़ा सा हमको ट्रबल देखने को मिल रही है, तो वो ट्रबल ऐसी नहीं है कि भाजपा कांग्रेस को छोड़ करके कोई तीसरी शक्ति जीत जाए। मेरी दृष्टि में तीसरी शक्ति, चाहे वो निर्दलीय हो, बसपा हो, सपा हो, सब मिला करके 2 अंकों तक नहीं आने वाले, 10 के अंदर रहने वाले हैं। मैं संदीप जी से सहमत करता हूं। जो कुछ फैसला होना है वो भाजपा कांग्रेस में ही होना है, लेकिन वो परिणाम का उलटफेर करेंगे। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दूं,
जैसे महू में अगर कांग्रेस में विद्रोह के कारण परिणाम कुछ अलग हो जाएगा। पहले अगर कांग्रेस में विद्रोह ना होता तो इस बार महू का रिजल्ट अलग आता। बड़नगर का रिजल्ट आप देख लीजिए, इस तरीके से केदार शुक्ला की विद्रोह भाजपा में देख लीजिए, पटेरिया की जबलपुर में देख लीजिए। तो ये जो गड़बड़ लोगों ने की है, ये परिणाम को इधर से उधर करेंगे, लेकिन ये तीसरी शक्ति कोई जीत जाएगी, इसकी संभावना मुझे कम दिख रही है। हार जीत भाजपा और कांग्रेस के भीतर ही होगी। और इस बार एक और मेरा अनुमान है, इस बार जोड़ तोड़ की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। जो भी पार्टी जीतेगी, वो कांग्रेस जीते या भाजपा जीते, पूर्ण बहुमत में आने वाली है। इस बार वो ऐसा नहीं होगा कि किसी को जोड़ चलिए, तोड़ बेहतर बात रमेश शर्मा साहब कर रहे हैं। गुंजन चौकसे जी के पास में आ जाता हूँ। गुंजन चौकसे जी, अगर हम बात करें 9 लगी बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं लाडली बहना को लेकर उत्साहित हो, वो मान के चल रही कि नहीं, कहीं ना कहीं इसका फायदा उसको मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कह रही है कि हमने किसानों की कर्ज माफ़ी की फिर बात की, या फिर हमने ओल्ड पेंशन स्कीम, क्योंकि कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम का जो एक दांव रहा कांग्रेस को, वो कहते हैं कि इसके वजह से जो चीज़ें हैं वो उनके लिए बेनिफिशरी रहेंगी। क्या भारतीय जनता पार्टी भी मानती है? राजेश जी, जैसे कि आपने सुना होगा, उनके हर जगह शब्द थे कि हमने ऐसे वादे किए हैं। तो ये वादे तो इन्होंने पिछले चुनाव में भी किए थे, जो उन्होंने पूर्ण रूप से खारिज हो गए थे। उन्होंने एक भी वादा उसका पूरा नहीं किया गया था। लाडली बहना की अगर बात कर लूं तो इन्होंने तो वादे हिमाचल प्रदेश में भी किए थे 1500 रुपए देने के, आज तक उसे पूरा नहीं किया गया। 2018 की अगर बात करूं तो राहुल गांधी जी ने सभा की थी और कहा था कि हम किसान की कर्ज माफी 15 दिन के अंदर करेंगे, नहीं करेंगे तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। ना उनके मुख्यमंत्री बदले, ना उनकी किसान की कर्ज माफी हुई। तो वादे तो 990 वादे तो इन्होंने पिछले चुनाव में भी किए थे, जिसे बिल्कुल पूर्ण नहीं किया गया। 15 महीने का इनके समय मिला था, क्योंकि इनके डिफेंस में हमेशा कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं चली इसलिए हम पूरे नहीं कर पाए। 15 महीने बहुत होता है। अगर ये सरकार बनाकर मुख्यमंत्री एक आईफा का ऑर्गेनाइजेशन करा सकते हैं, बॉलीवुड हीरोइनों को यहां बुलाकर फोटो खिंचवा सकते हैं, तो किसान की कर्ज माफी करा सकते हैं, महिलाओं के हित में काम कर सकते हैं। लेकिन उसका उल्टा जो हित चलिए, वक्त का मैं जवाब ले लेते हैं डॉक्टर संदीप सबलोग से। डॉक्टर संदीप सबलोग वो कह रही हैं कि ठीक है, विश्वसनीयता के लेकर सवाल रहा, आप भले कहते रहे किसानों की कर्ज माफी, ओपीएस, ये तमाम सारी चीजें, जवाब दे दीजिए। राजेश जी, चुनाव तो हो चुके, अब इन चीजों पर बहस करने से कोई मतलब नहीं, लेकिन रमेश शर्मा जी को मैं साक्षी मान के आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठे, बेईमान और मक्कार लोग हैं, जिन्होंने विधानसभा में स्वीकार किया कि कांग्रेस पार्टी की कमलनाथ सरकार ने 26 लाख किसानों का 1000 रुपए तक कर्जा माफ किया। वही ये रक्कार खाने की तूती से निकली हुई अवैध संपत्ति के क्या आपको लग रहा है जो रमेश जी कह रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में वोट परसेंटेज जो बढ़ा है, संदीप जी, रमेश जी जो कह रहे, चलिए इस पे बात कर लेता हूं। चलिए, वोट परसेंटेज, चलिए उन बातों को रहने दीजिए, वोट परसेंटेज बात कर लेते हो। तो क्या कांग्रेस यही मान के चल रही है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में, जो रमेश जी भी कह रहे हैं कि रूरल क्षेत्रों में जो वोट परसेंटेज बढ़ा है, आप मानते हैं कि उसका कहीं ना कहीं किसान, उसके लिए किसानों ने आपको वोट दिया है, ये आप मान के चल रहे हैं? निश्चित रूप से किसानों का, गरीबों का, मजदूरों का वोट, नौजवानों का वोट कांग्रेस पार्टी को मिला है, क्योंकि 18 साल के कुशासन में इन सबको भारतीय जनता पार्टी ने धोखा देने का, छल कपट करने का और मक्कारी और बेईमानी करने का काम किया है। और कुशासन को जिस तरह से लोगों ने भोगा है, अब सुशासन की सरकार मध्य प्रदेश में कमलनाथ, तो दावे दोनों तरफ से है। भारतीय जनता पार्टी अपनी तरीके से प्रोडक्ट कर रही है, कांग्रेस अपने तरीके से अनुमान लगा रही है, लेकिन अब सारी चीजें हो चुकी है, जनता भी अपना काम कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भी लगातार जिस तरह से पूरी ताकत झोंकी, अब बस इंतजार है। सारा कुछ जो भविष्य है वो ईवीएम मशीनों में बंद है, और 3 दिसंबर को जब ये पेटियां खुलेंगी, ईवीएम खुलेंगी, तभी मालूम पड़ेगा। हालांकि फिर मैं वही कहूँगा कि अभी वक्त है, और इस तरह की जो चर्चाएं हैं, इस तरह से एक बार जो आरोप प्रत्यारोप ने चुनाव के दौरान देखे, और अभी भी टीवी स्क्रीन पे भी चल रहे हैं लगातार, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए, जिस तरह से रमेश जी भी कह रहे हैं कि इस बार का जो चुनाव है 23 का कुछ अलग है, और मुझे लगता है कि जो नतीजे आएंगे वो भी कुछ अलग होंगे। अपने अपने दावे वादे, लेकिन देखना होगा कि जनता किससे आशीर्वाद देती है। तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया करूंगा। तो जिस तरह से अब इंतजार 3 दिसंबर का है, और 3 दिसंबर से पहले अभी भी दावे वादे हैं कि जीत को लेकर, कि नहीं हम सरकार बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि एक बार फिर हम सत्ता में आएंगे, कांग्रेस कह रही है कि नहीं इस बार तो हम जीतेंगे। लेकिन देखना होगा 3 दिसंबर को किस तरह की चीज़ें
मध्य प्रदेश में देखने को मिलती हैं। IND एनालिसिस बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।